हेलो प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू ऑल आर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और बच्चों ऑन योर स्पेशल डिमांड, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे बोल चुके हैं कि सर आप इंटीग्रेशन कब स्टार्ट करेंगे, हमें इंटीग्रेशन करना है, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों आज मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रही बात मैक्सिमम मिनिमा की, उसको भी हम बीच में कवर कर लेंगे, बट साथ के साथ अभी हम इंटीग्रेशन पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन में एक्चुअल में आपके पास दो पार्ट्स हैं, एक है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा आता है आपका डेफिनिट इंटीग्रल्स। पहला इंडेफिनिट एंड देन दूसरा डेफिनिट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। कौन सा पार्ट करेंगे हम इसका? इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स आपको समझ में आ गया तो डेफिनिट इंटीग्रल में ज़्यादा कुछ है नहीं फिर। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल्स तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा यदि आपको इंडेफिनिट समझ में आता है तो। ओके, ये बात चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन एक्चुअल में एक प्रोसेस है जो कि जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन तो आपको करते हुए आता है, मतलब डिफरेंशिएशन का नाम सुन के आपको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आ गई होगी कि यार कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का क्या है हमारे पास? जस्ट रिवर्स प्रोसेस। तो इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब बात ये आती है कि रिवर्स से क्या मतलब है। यहाँ पे जो बोला हुआ ना हमने रिवर्स का क्या मतलब है? यहाँ पे रिवर्स का मतलब ये है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। रिवर्स का मतलब है कि इफ डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू से फंक्शन जी एक्स। जैसे कि मैंने कहा कि लेट्स टेक वन एग्जांपल कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। आपको पता है कि यार एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है ना, इसको मैंने बोल दिया ये fx है, और जो ये आया है इसको मैंने कहा है कि ये gx है। ऑब्वियसली जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो एक नया फंक्शन जनरेट होता है, इन जनरल में बात कर रहा हूँ। तो आपके पास ये फंक्शन fx और ये जो दिया हुआ है वो gx है। तो मैंने कहा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू gx। देन gx का इंटीग्रल, देन द मीनिंग ऑफ रिवर्स इज gx का यदि आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रल निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखो डिफरेंशिएशन के केस में जो नोटेशन है वो क्या है? ऑपरेटर की नोटेशन क्या है? d/dx, ये ऑपरेटर है। ठीक है, बट इंटीग्रेशन के केस में ये जो हाथी वाला सूंड है, ये आपकी इंटीग्रेशन की नोटेशन है। विद रिस्पेक्ट टू x, ये विद रिस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके है ना? किसका इंटीग्रेशन करना है हमें? gx का इंटीग्रेशन करना है। तो gx का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास? fx आएगी। मतलब fx का डिफरेंशिएशन यदि ये है तो इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आएगा। इसका डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन किया मैंने, ठीक है, तो ये आया। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे किसका? ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। ओके, मीन्स यदि मैं यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ तो इंटीग्रेशन साइन बनाया 3x स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास? x क्यूब आएगी। अब बच्चों में ना एक बड़ी ही गंदी आदत है यार, इन बच्चों में बड़ी ही गंदी आदत है। क्या? कि ये dx नहीं लिखते हैं। मतलब इस dx को तो उन्होंने मतलब एक कसम सी खा रखी है कि लिखना ही नहीं है, टीचर अपने आप लिख लेगा। अरे भाई टीचर यदि अपने आप लिखेगा तो नंबर तो काटेगा ना, फिर बात समझ में आई है? तो dx को लिखने की आदत आप पहले दिन से ही बना लो, क्योंकि यदि आप dx नहीं लगाओगे तो आपका वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन पूरा ही गलत है। वो तो टीचर की थोड़ी सी दरियादिली होती है जो नंबर दे देते हैं। ठीक है,
बट अदरवाइज देखा जाए यदि आप dx यूज नहीं कर रहे हो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप पूरी तरह से वो गलत है, आपको 0 ही मिलना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो dx क्यों इंपॉर्टेंट है यार? अब यदि देखो, यदि मैं ये dx यूज नहीं करता हूँ यहाँ पे तो सिर्फ d के साथ तो अच्छा नहीं लगेगा ना, डिफरेंशिएशन भी अच्छा नहीं लगेगा। वो d यहाँ पे डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है इनफैक्ट, और d अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x को रिप्रेजेंट करेगा, विद रिस्पेक्ट टू x को। आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो dx है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि आपके लिए मस्ट है लगाना। फ्रॉम द डे 1 इंटीग्रेशन आप स्टार्ट कर रहे हो तो इस dx के बारे में ध्यान रखना है कि ये तो चिपकाना ही चिपकाना है जब भी आप किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन लगाते हो। ठीक है, सो नाउ अब हम देखते हैं कि यार ये मीनिंग तो समझ में आ गया, बट यहाँ पे एक छोटी सी ना गड़बड़ हो रही है, छोटी सी गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? देखो, वी नो कि यार कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कांस्टेंट टर्म, मान लो मैं c नाम देता हूँ कांस्टेंट टर्म को, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मज़े की बात है ना, क्योंकि मज़े की बात क्यों है? एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे कुछ मिलने वाला है हमें। डिफरेंशिएशन ऑफ x³ प्लस में c करेंगे, और c इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट मींस 1 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल फ्रैक्शनल जैसा मर्जी यूज़ कर लो। ठीक है, तो भी आपके पास डेरिवेटिव क्या आने वाला है? 3x² ही आने वाला है। तो मतलब अलग अलग फंक्शंस का, फंक्शंस तो अलग हो गए ना, x³ और x³ प्लस 1, x³ प्लस 2, x³ प्लस 5, तो ये सारे अलग अलग फंक्शंस होते चले गए। उन सभी फंक्शंस का जब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, 3x²। बट इससे हमें क्या इम्प्लाइज करेगा? ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाए तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? x³ प्लस c। इसका मतलब सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पे यहाँ पे तो x³ आ रहा था और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि x³ प्लस c आ रहा है। यहाँ थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि एक ही टर्म का इंटीग्रेशन अलग अलग थोड़ी ना लिखेंगे हम। अलग अलग फंक्शंस के डिफरेंशिएशन तो सेम हो सकते हैं, बट वो भी सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आपके पास वो जो फंक्शंस होंगे दे डिफर बाय ओनली अ कांस्टेंट। x³ और x³ प्लस 1 या x³ प्लस में एनी कांस्टेंट, x³ प्लस में एनी कांस्टेंट, दीज ऑल आर डिफर बाय ओनली कांस्टेंट। तो जब ओनली कांस्टेंट से वो डिफर करते हैं तो ही उनके डेरिवेटिव सेम आते हैं, तो ही उनके डेरिवेटिव सेम आते हैं। तो अब इंटीग्रेशन में हो क्या रहा है? रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से जो 3x² है उसके जो इंटीग्रल्स हैं वो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और सारे हैं x³ प्लस में एनी कांस्टेंट। तो ये जो सब मिलके क्या बना रहे हैं? एक्चुअल में ये एक फैमिली बना रहे हैं, फैमिली ऑफ फंक्शंस। फैमिली ऑफ फंक्शंस बन गई जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू से डिफ़र करेंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जब हम gx का इंटीग्रल करेंगे और हम सिर्फ fx लिखते हैं तो ये जो कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू हम 0 ले रहे हैं। बट 0 हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यार इसके साथ में एक कांस्टेंट लगा दो, और ये जो कांस्टेंट है दिस कैन टेक any value, this constant c can take any value, c can take any value, है any value। तो ये जो c है वो कैसा हुआ? ये कैसा हुआ? डेफिनेट हुआ या इनडेफिनेट हुआ? क्या ये c आपको डेफिनेट पता है इसकी वैल्यू? नहीं पता ना। तो जो वैल्यू डेफिनेट नहीं है उसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उसको? आप इनडेफिनेट बोलोगे ना। सो c इज इनडेफिनेट, c इज इनडेफिनेट। c कैसा है? इनडेफिनेट कांस्टेंट है, और यू कैन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी मतलब मन चाहा वैल्यू लेने वाला। ठीक है, और साथ में एक और बात, इस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल भी कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इंटीग्रेशन में लगाना है हमें। ओके, अब कुछ नेमिंग्स को समझ लेते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं कांस्टेंट क्यों आ रहा है? बात समझ में आगे हो गया तो कि यार ये अलग अलग फंक्शंस जो हैं उन सभी को एक साथ रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा वे है। इन सभी को रिप्रेजेंट करने का एक साथ क्या वे है कि आप c लगा दो और c को बोल दो कि भाई तू कुछ भी वैल्यू ले सकता है ना, तू कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और सारे आ गए। ओके, नाउ अब कुछ नेमिंग्स को समझ लेते हैं। ये तो हो गया हमारा सिंबल इंटीग्रेशन के लिए, दिस इज सिंबल फॉर इंटीग्रेशन।
दिस इज सिंबल फॉर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेंड। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेंड। जो आएगा, जो हम निकाल रहे हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं उसको हम? इंटीग्रल। और क्योंकि इसके साथ एक इनडेफिनिट वैल्यू ऐड होती है इसलिए इस पूरी टर्म को बोला जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोला जाता है इसको? आप क्या बोलोगे? इनडेफिनिट इंटीग्रल। इस पूरी टर्म को कांस्टेंट सी लगा के, ठीक है? ओके। इंटीग्रेंड, सिंबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वैल्यू क्या है? इंटीग्रल, साथ में इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन किस बला का नाम है भाई? आर यू गेटिंग? इंटीग्रेशन कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोसेस का नाम है। जैसे डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट सॉरी टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन। जो हमें फंक्शन दिया होता है उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसी तरह से किसी गिवन फंक्शन का इंटीग्रल निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप्स फॉलो हम करेंगे, दोज स्टॉप्स आर कॉल्ड इंटीग्रेशन। वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोला मैंने? प्रोसेस बोला है। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं और जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा क्या निकल के आती है? इंटीग्रल निकल के आती है। और उसमें जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं तो वो जो इंटीग्रल है वो आपका बन जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। और जब आप कांस्टेंट की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू निकाल लोगे, 5, 7, 0, 1, 3 ऐसे कुछ भी वैल्यू निकालते हो तो तब बन जाएगा वो डेफिनेट इंटीग्रल। तब वो क्या बन जाएगा? डेफिनेट। मतलब उसकी वैल्यू एक डेफिनेट, एक फिक्स हो जाएगी। आर यू गेटिंग? बोलो बच्चों, समझ में आया है क्या ये बात? ओके है सभी को? ओके है ये बात? चले, तो अब हम देखते हैं आगे कुछ फॉर्मूलों को समझते हैं। डेफिनेशन तो समझ में आ गई है। क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स है इसलिए हम एक नाम और दे देते हैं। नेमिंग देखो इसकी, इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम नाम दे देंगे एंटी डेरिवेटिव। क्या नाम दे देंगे बेटा? एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालते हैं डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं हम डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन से क्या निकालेंगे हम? एंटी डेरिवेटिव। और एक और नाम देते हैं प्रिमिटिव। क्या नाम देते हैं इसको हम? प्रीमिटिव। ध्यान देना, एक और नाम दिया गया है इसको प्रीमिटिव। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल बोल लो, एंटी डेरिवेटिव बोल लो, प्रिमिटिव बोल लो, ये सब एक ही चीज़ के नाम हैं। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया कि हम कांस्टेंट क्यों ऐड कर रहे हैं और इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज़्यादा इसलिए लगा रहा हूँ यार, क्योंकि एक बार आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, जब आपको एक बार बेसिक चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी इंटीग्रेशन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ों को समझें अच्छे से, एंड देन यू विल सी कि यस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब 100% मार्क्स। ओके, तो चलें फिर आगे। अब हम फॉर्मूलों की लिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्मूलों की लिस्ट बनाते हैं। बट ये फॉर्मूले में समझाऊंगा कि कैसे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे हम? डिफरेंशिएशन की। तो हमें पता है, वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n+1 अपॉन में n+1। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कांस्टेंट नहीं लगाऊंगा, मैंने आपको बता दिया है कि यार देखो fx का डिफरेंशिएशन यदि मैं लिखूँगा gx है ना, तो gx का इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे बेटा? gx का इंटीग्रेशन लिखोगे fx प्लस कांस्टेंट, क्योंकि एक्चुअल में हमें ये सीन नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में। अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में हमें ये सीन थोड़ी ना गिवन होगा। क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ ये सीन होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी fx है एक्चुअल में वो जो fx है वो तो है ही है, बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता ना कि यहाँ पे जो कांस्टेंट था डिफरेंशिएशन करते समय वो 0 ही था या 1 था या कोई अनदर कांस्टेंट था। तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करते समय एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चिपका के चलूँगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में ये दिखाऊँगा और इंटीग्रेशन में +c दिखाऊँगा, ये मस्ट है। ठीक है,
तो चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं क्या आ रहा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, n+1 तो कांस्टेंट है यार, वो तो एज इट इज़, ऊपर डिफरेंशिएशन करो n+1 इंटू में x की पावर n, पावर को आगे लाओगे एक पावर कम करोगे, यही तो है डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, x की पावर n। इसका डेरिवेटिव जब ये आया है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा। सो दिस इम्प्लाइज x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बोलो बेटा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, और इसमें जो n है वो क्या होना चाहिए, उसमें एक कंडीशन आ गई है, -1 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए -1 भाई, ऐसा क्या गुनाह किया इस -1 में, देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो, -1 यदि मैं डालता हूँ तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये वैल्यू 0 बनी तो ये पूरा क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा यदि n-1 होगा, ऐसे तो नहीं बनेगा एटलीस्ट, है ना। ओके, तो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, वाओ ग्रेट, हमने पहला फॉर्मूला कर लिया है, जिसके ऊपर देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन, x की पावर 49, x की पावर 49 क्या आएगा बोलो जल्दी से बताओ, x की पावर 50 अपॉन में 50 कैसे आया, जो पावर दी हुई है उसमें एक ऐड करो, उस पावर में एक ऐड करो, और जो आपकी नई पावर आई है उसी को अपॉन में लिख लो। गिवन पावर में एक ऐड करो और जो नई पावर आई है उसी से डिवाइड कर दो, तो आपका इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक और ले लेते हैं, x की पावर -3, यहाँ पे जो कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ -1 पे है, माइनस और कोई नंबर भी हो सकता है ना, माइनस कोई भी नंबर हो सकता है, सॉरी माइनस कोई भी नंबर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए। तो x के -3 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक पावर ऐड करो नई पावर से डिवाइड करो, एक पावर ऐड करो, सिंपल, एक पावर ऐड करो नई पावर से डिवाइड करो। ठीक है, ऐसे याद रखो। ओके, सेकंड पे आते हैं जी, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस में b की पावर में n+1 अपॉन में n+1 इंटू में a, इसका डिफरेंशिएशन बोलो। देखो सारा नीचे कांस्टेंट है, नीचे सारा का सारा कांस्टेंट है, ओके एज इट इज रहेगा, नीचे वाली टर्म तो एज इट इज है। अब ऊपर देखो n+1 पावर आगे आएगी, डिफरेंशिएशन का एक रूल है कि पावर को आगे लाओ एक पावर कम करो, एक पावर कम भी कर दिया चलो जी आपने, इंटू में फिर अंदर वाली टर्म का भी तो करोगे ना, चेन रूल लगाओगे। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा, पावर को आगे लाए एक पावर कम किया और अंदर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, तो इसका डेरिवेटिव a होता है, मतलब ax का डेरिवेटिव a हो गया और b का डेरिवेटिव 0, तो इसका मतलब a आएगा, मतलब a आया। ओके, तो n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, आपका a से a कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपके पास बचा ax प्लस में b रेज टू दी पावर n। व्हाट दिस इम्प्लाइज, जल्दी से बताएंगे, व्हाट दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज ax प्लस में b की पावर में n का इंटीग्रल क्या होगा बोलो, ax प्लस में b की पावर में n+1 अपॉन में n+1 इंटू में ये a प्लस c। द सेम कंडीशन इज हेयर कि n-1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n यदि -1 हुआ तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि हमारे पास जो राइट साइड है वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी, राइट साइड तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ओके, तो इसलिए इस फॉर्मूले में भी n-1 नहीं होना चाहिए। और ये फॉर्मूला एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें मैं बताने वाला हूँ तुम्हें, क्या कि सीधा वो तो रूल है ही है कि जो पावर है उस पावर में एक ऐड कर दो, नई पावर से डिवाइड कर दो, और साथ में जो हमारे पास अंदर टर्म है उसमें जो x का कोफिशिएंट है उससे भी डिवाइड करना है, x का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है, प्लस c आपका चिपका रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, जिसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जो मिस्टेक नहीं करनी है वो ये कि ये वाली जो टर्म दी हुई है ना ब्रैकेट के अंदर, ये लीनियर होनी चाहिए, ये लीनियर टर्म होनी चाहिए। दिस टर्म इन ब्रैकेट मस्ट बी लीनियर एल्जेब्रिक,
कैसे होनी चाहिए, लीनियर अलजेब्रिक, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं, ये कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कोई ट्रिग्नोमेट्री, कोई एक्सपोनेंशियल, कोई लॉगरिथम, कुछ नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक टर्म 2x + 3 5x - 7 2 - 3x लाइक दिस, ऐसी ही कोई टर्म दिखनी चाहिए आपको। हाँ वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो, जब वेरिएबल चेंज करोगे तो यहाँ पे भी वेरिएबल, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना चाहिए बस, ओके ना। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है बच्चों, मुझे जल्दी से बताएंगे, ओके। तो ध्यान देंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। तो मेरे पास है 2x - में 3 की पावर में 4, क्या ये इसी टाइप में आ रहा है, देखो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो एक लीनियर टर्म है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो लीनियर टर्म है, उसकी जो पावर है उसकी पावर में कोई भी नंबर n सिर्फ n - 1 नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ठीक है। फॉर्मूला जब वैलिड है तो फॉर्मूला कहता है सिंपल कि जो टर्म है पावर n वाली, ठीक है, उसमें एक पावर ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो, एक पावर ऐड करो, नई पावर से डिवाइड करो, और साथ में एक चीज़ तो भूल जाओ, जो बच्चे भूलते हैं, क्या, x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना भूल जाते हो तुम लोग, तो याद रखना है या भूलना है, याद रखना है या भूलना है, चलो तो याद रख लेते हैं, अच्छी बात है। तो 2 से हमें डिवाइड भी करना होगा, तो दिस विल गिव यू 2x - 3 की पावर 5/10, समझ में आया क्या, चमका क्या, चमक गया होगा तो, है ना, वेरी गुड। तो अपने पास दो फॉर्मूले बहुत ही सिंपल और सुंदर से फॉर्मूले याद हो गए होंगे, चलिए तो ये दो फॉर्मूले याद हो गए। अभी हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, अभी पहले इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। 1/2 में 2 - में 3x की पावर में 4, क्या ये क्वेश्चन इसी से हो सकता है, देखें यार, जो अपॉन में टर्म है उसको आप ऊपर ले जाएं तो पावर माइनस में चली जाती है, तो क्या अब ये टर्म इसी से मिलती है, यस, 2 - में 3x की पावर में एक ऐड करोगे -3 बन जाएगा, -4 + 1, नई पावर से डिवाइड +c, ओके है। कितने बच्चे बोल रहे हैं ये ओके है, नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि x के कोफिशिएंट से भी तो डिवाइड करना है, अभी x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -3, x का कोफिशिएंट -3 है तो -3, तो -3 × -3 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, तो आप इसको 9 लिख लेना और ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। x² प्लस में 1 की पावर में से 2, लगा दें फॉर्मूला, लगा दें फॉर्मूला कि पावर में एक ऐड करो, नई पावर से डिवाइड कर दो, अरे भाई पावर में एक ऐड कर दो और नई पावर से डिवाइड कर दो, यही तो सिखाया मैंने, यही सिखाया, और साथ में जो x वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट से भी डिवाइड कर दो। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या मैंने ऐसा ही सिखाया है, नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है सही, जल्दी से बताओ, क्योंकि टर्म इन द ब्रैकेट, टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, दिस टर्म इज नॉट लीनियर। मैंने बताया है कि मस्ट बी लीनियर, लीनियर का मतलब होता है पावर 1 होनी चाहिए, ax + b दिखना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा, इसलिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये मिस्टेक बच्चे जनरली करते हैं, जो कि आप लोग, क्योंकि आप मैथ्स आसान है से पढ़ रहे हो, तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करोगे, कसम खा लो, बात समझ में आ रही है, ओके। तो चलिए, तो ये वाली जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो अब आप नहीं करेंगे, ऐसा आपने बोल दिया है और मैंने ऐसा मान लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन, और फिर से डिफरेंशिएशन पे आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से आपको फॉर्मूले समझ में आएंगे। हाँ जी, तो डिफरेंशिएशन हम देखेंगे अब किसका,
डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। क्या होता है? 1/x, यही तो पढ़ा है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x है, तो इसके बेसिस पे हमारे पास 1/x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 1/x का इंटीग्रेशन बनेगा log x प्लस c। बिल्कुल सही है। बट जो लॉगरिथम फंक्शन है ना यार, उसकी जो डोमेन होती है, अब ये डोमेन रेंज वाली जो बात है, मुझे पता है कि तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है, 11th में भी आई होगी, है ना। यदि नहीं पता ज़्यादा कुछ, देखो पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है ज़्यादा कुछ तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें तो याद रख सकते हैं अब, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है कि लॉग की जो डोमेन होती है वो होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्या होती है वो? पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। और क्योंकि हमें एक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दैट मे बी नेगेटिव, बट लॉग की डोमेन तो पॉजिटिव होती है, तो लॉग के साथ तो पॉजिटिव ही चमकना चाहिए। तो इस नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? यदि ये नेगेटिव है तो, ठीक है, तो मॉडुलस लगा के, और यदि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो भी मॉडुलस लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, इसके साथ मॉडुलस चिपका के रखेंगे। देखो जब क्वेश्चन में दिया होता है ना डिफरेंशिएशन में जब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स, तो वो ये कंसीडर करके चल रहे होते हैं कि जो एक्स है वो लॉग की डोमेन में है, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है। बट यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया हुआ, हमें ऐसा कुछ बताना है, लॉग आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ठीक है तूने नहीं दिया, हम बना देते हैं उसको पॉजिटिव, लॉग के साथ पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो लॉग के साथ जब भी आप एक्स लिखोगे, एक्स वाली कोई भी टर्म, तो मॉडुलस के अंदर लिखनी है आपको, ओके। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग के अंदर ax प्लस का ये भी अपॉन में a। चलो जल्दी से मुझे इसका डिफरेंशिएशन करते हुए बताओ, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करते हुए बताओ। हाँ जी, तो 1 में ax प्लस का ये भी, और साथ में ये बचेगा मेरे पास, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना a, इसका डिफरेंशिएशन a, ओके। तो अब हमारे पास a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, अरे इसका डिफरेंशिएशन है 1/ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन a हो गया और अपॉन में a था ही, तो दिस इज 1 में ax प्लस b। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाओ जल्दी से। 1 में ax प्लस b का इंटीग्रेशन बन गया log ऑफ ax प्लस b। मोड के अंदर, मैंने बोला ना लॉग के साथ जब भी लिखोगे तो मोड के अंदर लिखोगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा a प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन यही तो आएगा ना, तो log ऑफ ax प्लस b अपॉन में a। अब फिर से इस फॉर्मूले को देखो, ध्यान से देखो, हर फॉर्मूले को ध्यान से देखना है कि 1 के अपॉन में कैसी टर्म है, लीनियर टर्म है। कैसी टर्म है ये? एक लीनियर टर्म, एल्जेब्रिक लीनियर टर्म, ओनली एल्जेब्रिक इज अलाउड हेयर। तो 1 में कोई भी लीनियर टर्म है और उसकी पावर भी सिर्फ और सिर्फ 1 है। अच्छा, यहाँ पे जो 1 पावर है पहले वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 है, मतलब ये तो वही है यार, ax प्लस b की पावर n -1 वाला केस है ये। और ये वाला भी, ये x की पावर -1 है, मतलब जो हमने x की पावर n पढ़ा था अभी इससे पहले, उसका जब n-1 होगा तो ये बन जाएगा, और ये बनते ही इंटीग्रेशन बिल्कुल एक डिफरेंट मोड ले लेता है। आर यू गेटिंग? ऐसे ही यहाँ पे कुछ हो रहा है, लीनियर टर्म नीचे पावर 1 है, ओके, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ये होगा। लीनियर टर्म के अलावा कोई और टर्म आएगी तो फिर ये रूल नहीं लगेगा, ओनली लीनियर टर्म इज अलाउड हेयर विद द पावर 1 हेयर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 1 में 3x प्लस 5, तो इसका इंटीग्रेशन बोलो, लॉग के अंदर 3x प्लस 5 अपॉन में x का कोफिशिएंट मत भूल जाना। क्यों नहीं भूल जाना? क्योंकि यू आर स्टडिंग विद राजीव सर, तो इसलिए वो आपको भूलने नहीं देंगे। दिस इज 1 में 1 माइनस 2x, इसका इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से, log ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन में बोलो x का कोफिशिएंट। समझ में आया क्या? चमका जल्दी से बताओ। ओके, अब मुझे बताएंगे आप 1 में x² प्लस का ये 5, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x² प्लस 5 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे वाली टर्म लीनियर नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा।
ओके बच्चों, तो आज के लिए इंटीग्रेशन का जो बेसिक है वो मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा ही बताया, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को याद